क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स दुनिया भर के कमीशन के चक्कर में जो है टेस्ट करवा देते हैं, लेकिन उस टेस्ट में आता कुछ नहीं है। इसलिए उस बत्ती को तोप के ऊपर लगाना शुरू किया, उसके पहले ठाकुर महेश दास जी ने अपनी तलवार के एक ही वार से तोप को काट दिया। तो मारवाड़ के वो ग्रेट रूलर अमर सिंह राठौड़, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के बड़े भाई नागौर के शासक रहे अमर सिंह राठौड़, उनकी ये तलवार है। अरबी और फारसी में कुरान की आयतें खुदी भी है, जो आप देख रहे हैं, इस तरफ और इधर भी। पेट में मारी जाती और खींचकर बाहर निकालने से कैंची की तरह खुल जाती थी, लाइक दिस। ये खूबसूरत जो महल है, ये जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम है। तो ये बच्चा आगे जाकर के बड़े होने के बाद जोधपुर के महाराजा बनते हैं। इनमें बांधकर लेडीज के हाथ में हैंग किया जाता और स्विच ऑन करते ही लेडीज के दोनों हैंड ऐसे मूव करते थे। पति को परमेश्वर माना है अगर मैंने, तो आप हमारी रक्षा करें। तो ये मधुमक्खियों के छत्ते जो है, उनमें से मधुमक्खियां उनके ऊपर काल बन करके और दुश्मन के ऊपर मधुमक्खियां टूट पड़ती थी। डेथ बॉडी के साथ में 16 श्रृंगार करके अपने शरीर के ऊपर पहनी हुई सारी ज्वेलरी ब्राह्मणों को दान करते हुए के आर्किटेक्ट आज के होते तो वो दरवाजा यहाँ बनाते। अगर यहाँ दरवाजा है, देश की आजादी के पहले हिंदुस्तान के अंदर 556 अलग अलग रजवाड़े थे। पूरा हिंदुस्तान 556 अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। राजस्थान के अंदर टोटल जो महाराजा थे वो थे 18। उसमें से एक मुस्लिम स्टेट थी टोंक, 2 जाट स्टेट थी धौलपुर और भरतपुर, और बाकी जितनी भी स्टेट थी वो राजपूत स्टेट थी। मोस्टली राजपूत स्टेट्स होने के कारण आजादी के पहले राजस्थान को कहते थे राजपूताना। राजपूत महाराजाओं के पास में जो अपनी आर्मी थी, वो पूरी की पूरी आर्मी आजादी के बाद इंडियन आर्मी में मर्ज हो गई, जिसको राजपूताना राइफल्स और राजपूताना रेजिमेंट कहते हैं। इसमें 3 सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। निजाम हैदराबाद के बाद हिंदुस्तान में जिन महाराजा के पास सबसे ज्यादा पैसा था और सबसे पावरफुल अगर हिंदुस्तान में कोई महाराजा थे, तो वो स्टेट ढूंढाट, जिसका कैपिटल पहले आमेर और बाद में जयपुर, और जहाँ की महारानी वर्ल्ड की 10 मोस्ट ब्यूटीफुल जो महिलाएं थी, उसमें से एक वो थी गायत्री देवी। सेकंड स्टेज महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महारानी पद्मिनी और मीराबाई का जिस घराने से कनेक्शन था, जहाँ से शिवाजी महाराज के पूर्वज महाराष्ट्र गए, जहाँ से नेपाल का राज परिवार माइग्रेट हुआ, उस स्टेट का नाम मेवाड़, जिसका कैपिटल पहले चित्तौड़ और बाद में उदयपुर। तीसरी जो स्टेट है वो एरिया के हिसाब से हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी स्टेट है, जिस स्टेट का एक पार्ट आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया। दिल्ली तक जिस स्टेट का बॉर्डर लगता था और जिसकी 13 पीढ़ियां एक के बाद एक सब के सब रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उस स्टेट का नाम है मारवाड़। ये फेमस है उन लोगों के लिए जिनको आप लोग मारवाड़ी कहते हैं। वैसे आजकल राजस्थान के सभी जगह के जो लोग बिजनेसमैन कैटेगरी के जो लोग हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को मारवाड़ी कहला करके। तो हिंदुस्तान में जितने भी जो बिजनेसमैन एम्पायर है, बड़े जो घराने हैं, 20 सबसे बड़े घराने हैं, उसमें 5 मारवाड़ी नहीं है, 15 मारवाड़ी है। मारवाड़ी नहीं है उसमें अंबानी, अडानी और अजीम प्रेम जी, जिनका कनेक्शन गुजरात से है। 2 फारसी है, टाटा और गोदरेज। पीछे जो बचते हैं बजाज, बिड़ला, डालमिया, खेतान, मित्तल, मोदी, पोदार, सिंगानिया, पीरामल, दूत, गोइनका, बांगड़, अग्रवाल, ओसवाल और माहेश्वरी, ये सब के सब मारवाड़ी है। जोधपुर मारवाड़ का कैपिटल। जोधपुर के महाराजा पूरे मारवाड़ के महाराजा थे, जिनका फोर्ट आप लोग देखने आए हैं अभी। तो क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले कहाँ पर है? राजस्थान में होंगे सर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले, आपके जैसे 99% लोगों का जवाब राजस्थान ही होता है, जबकि राजस्थान में नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले महाराष्ट्र में है, 626 किले। पहला नंबर महाराष्ट्र का, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। एमपी में 416 किले हैं, 416। राजस्थान का नंबर तीसरा है। टोटल किले हैं राजस्थान में 306, लेकिन 7 ऐसे फेमस फोर्ट है दुनिया के, वो सब के सब राजस्थान में है। इसलिए जो पर्यटक राजस्थान आते हैं, उनका जवाब होता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फोर्ट है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़, जिसके बारे में एक पोइम है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। हिंदुस्तान का एक ही ऐसा फोर्ट है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं। आम जो पब्लिक है, उनके सबके घर किले के अंदर है जैसलमेर। चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी दीवार अगर किसी किले की है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार, और दीवार इतनी मोटी कि 10 घोड़े 2 हाथी उस दीवार के बराबर 36 किलोमीटर चल सकते हैं।
तो चाइना वॉल के बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट किसी फोर्ट की वॉल है तो कुंभलगढ़ है। और 12 साल की लंबी घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जिस किले को जीत नहीं पाया, उस किले का नाम है जालोर का किला, जाबालीपुर। वो जालोर का जो किला है, लंबी घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। तो हिंदुस्तान का सबसे मेंटेन अगर कोई किला है, वेल मेंटेन, तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ है, जिसको 2005 में यूनेस्को अवार्ड मिला। ये पहला फोर्ट है। जोधपुर, जिस शहर के पीछे पुर लगता है, संस्कृत में पुर का मतलब सिटी होता है, तो जिन शहरों के संस्थापक हिंदू थे उन सभी शहरों के पीछे पुर लगता है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, कानपुर, रायपुर, जबलपुर, ये सभी के सभी शहर। जिस शहर के पीछे बाद लगता है, इसका मतलब यह है उस शहर को बसाने वाला कोई मुसलमान था, या यूं कहूं कि जब उनका शासन था तो नाम बदल दिए गए। अहमदाबाद, फिरोजाबाद, औरंगाबाद, दौलताबाद, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, ये सभी के सभी शहर। तो ये जो किला है 1459 में जब हिंदुस्तान में मुगल्स नहीं आए थे, उसके पहले राव जोधा नाम के एक महाराजा हुए, जिनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम जोधपुर है। जोधाबाई का दूर दूर तक यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि अकबर का दादा बाबर पैदा नहीं हुआ उसके पहले उन्होंने ये मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी और जनरेशन टू जनरेशन बनता गया। तो किले के 7 दरवाजे हैं, उसमें पहला दरवाजा है जयपोल। जोधपुर और जयपुर के मध्य 1808 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में चूंकि जोधपुर की जीत हुई और जयपुर की हार, तो जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने ये नया गेट बनवाया और इस गेट का नाम उन्होंने जयपोल रखा, यानी विजय द्वार, विक्ट्री गेट। अब हम इस पेंटिंग के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। ये मूल जो पेंटिंग है वो 200 साल पुरानी जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के टाइम की पेंटिंग है और वो शिव पुराण से संबंधित उसी का एक चैप्टर है शिव विवाह। तो अचल सिंह शेखावत करके एक आर्टिस्ट है, उन्होंने वापस इस पेंटिंग को बनाया है। इस पेंटिंग में सबसे पहले आप नंदी के ऊपर जो देख रहे हैं वो भगवान शिव है, जिनकी बारात जा रही है। इनके आसपास जितने भी लोग हैं वीवीआईपी बाराती है, जिनको अपन कहते हैं भूत और प्रेत शिवगण। ठीक आगे आप देखेंगे एक दाढ़ी वाले बाबा है, पीला कुर्ता पहना हुआ, वो देवताओं के वेद है धन्वंतरी। उसके आगे पालकी के अंदर बैठे में कुबेर, कुबेर के आगे हिरण के ऊपर अग्नि, जिनके ऊपर प्रज्वलित है अग्निदेव, उनके नीचे भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज। यमराज के आगे सफेद घोड़े पर जो सफेद हाथी के ऊपर जिसकी 7 सूंडें हैं, जो शख्स बैठे हुए हैं वो है देवताओं के राजा इंद्र और हाथी का नाम है ऐरावत। उसके आगे की तरफ हिरण के ऊपर जो बैठे हुए वो है कामदेव। कामदेव के आगे हंस के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के नीचे आपको एक ही जैसे 7 जो साधु दिख रहे हैं, ये सप्तऋषि है, जिसमें 3 शादीशुदा थे और 4 जो है कुंवारे थे। जो शादीशुदा थे उनके तीनों के बच्चे हैं, जो आगे वाली लाइन में 3 ऋषि पुत्र है, टोटल 10 है। तो ये सप्तऋषि मंडल कहलाता है। ठीक ऊपर की तरफ देखिएगा मानव रूप में गरुड़ है और गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। और नीचे ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये कोई मछली के ऊपर है, कोई उल्लू के ऊपर है, कोई भैंसे के ऊपर है। ये 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बुध। तो ये पूरे के पूरे देवगण जो है भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ शादी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन अचानक इस बारात में से एक शख्स गायब हो जाता है और वो शख्स है, तो इसमें आप देखेंगे वो शख्स जो आपके सामने, ये पर्वतराज राजा हिमालय हैं, जो पार्वती के पिता है। उनके जो लोग हैं जो बारात को रिसीव करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बारात में से अचानक एक देव जो है गायब हो जाते हैं और वो सीधा पार्वती के बेडरूम में जाकर के प्रकट होते हैं। ऊपर देखिएगा महल की छत के ऊपर की तरफ। और ये शख्स है नारद मुनि। आज की चलती फिरती, उस जमाने की चलती फिरती मीडिया जो सीधा पार्वती जी की माँ मैनावती को जाकर कहते हैं, तुम्हारे होने वाले दामाद शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर और तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए आ रहे हैं, मना कर दो वरना तुमको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। लेकिन वो पार्वती थी, उसने जैसे ही ध्यान लगाया उसको समझ में आ गया कि शिव के साथ कितने जन्मों से उसका रिश्ता है। मेहरानगढ़ फोर्ट का पहला जो गेट है वो जयपोल है और जोधपुर और जयपुर के मध्य 1808 में युद्ध हुआ। युद्ध में जोधपुर की जीत हुई, उसके उपलक्ष्य में बनाया गया। और बाहर जितनी भी मूर्तियां हैं, ये सारी की सारी मूर्तियां उन योद्धाओं की है जो जोधपुर की तरफ से लड़कर के वीर गति को प्राप्त हुए।
इस दीवार को आगे बढ़ाकर राउंड शेप में, ऊपर आप इसमें पानी का टैंक है और ऊपर देखिएगा पानी खींचने के लिए लगाया गया एक व्हील है। तो यहाँ से पानी खींचा जाता था। ऊपर ये व्हील उस जमाने का जिसको कहते हैं अरट, मराठी में कहते हैं राहट। जी मेहरानगढ़ फोर्ट का टिकट का जो है 200 रुपये भारतीय लोगों के लिए है, 50 रुपये लिफ्ट है, 800 रुपये विदेशी पर्यटकों के लिए है, उनके लिए भी 50 रुपये लिफ्ट है। इसमें आप लोग जो है कैमरा यूज़ कर सकते हैं और कैमरा का टिकट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहरानगढ़ फोर्ट में जहाँ से हम लोग ऊपर राजमहलों में प्रवेश करेंगे तो हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान का ये पहला किला है जिसमें वर्किंग कंडीशन में लिफ्ट है और ये 90 में लिफ्ट स्टार्ट हुई और 95 में ये लिफ्ट जो है 90 में बनाना स्टार्ट किया और 95 में ये स्टार्ट हो गई। आप पीछे देखें पूरा पहाड़ है, इस पूरे पहाड़ को छेनी और हथौड़े से काट करके और इसमें एक होल बना करके और इसमें ये लिफ्ट लगाई गई। अभी हम लोग लगभग 12 माला लिफ्ट में टॉप में जाएंगे। लिफ्ट बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये महाराजा गज सिंह जी है जिनका ये किला है। एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी है। तो महाराजा गज सिंह जी ने आप सब लोगों के लिए लिफ्ट लगाई। अभी शहर का दृश्य मेहरानगढ़ के जिस जगह से दिख रहा है वो है ये जो घर आप देख रहे हैं, इसमें 90% जो घर है वो ब्राह्मणों के हैं, इसलिए सिटी का ये पार्ट कहलाता है ब्रह्मपुरी। इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के जितने भी प्रखंड पंडित है वो सारे के सारे इसमें रहते हैं। कई फेमस सूरजराज जी जोशी जैसे राज ज्योतिषी जो उनकी भविष्यवाणी किसी की अगर करे, फेस रीडिंग देखकर उसके बारे में बता सकते थे। तो वो चंडू पंचांग करता जो है उनके पूर्वज थे चंडू जी के। तो जैसलमेर में राव मालदेव जी की एक शादी हुई और उन महारानी के साथ में वो आए थे। और भी आयुर्वेद के जनक रामेश्वर जी बोड़ा जैसे विद्वान और कई पंडित जिनके वंशज आज भी इस एरिया में रहते हैं। और नीला कलर इसलिए लगाया गया है कि हमारे यहाँ मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये वो कलर है जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, उससे घर ठंडे रहते हैं। इस पूरे शहर के चारों तरफ आप देख रहे हैं सिटी वॉल है। ये जो दीवार आपको दिख रही है इसके अंदर की तरफ ओल्ड सिटी है और दीवार के बाहर की तरफ नया जोधपुर है। जो वॉल है वो 10 किलोमीटर लंबी है और 6 दरवाजे हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि उन दरवाजों को बंद करने के बाद एक कुत्ता भी अंदर नहीं आ सकता। तो सोस्ती गेट, जालोरी गेट, मेड़ती गेट, नागौरी गेट, शिवांची गेट, चांदपोल, ये सब के सब दरवाजे हैं जोधपुर शहर के। तो अब हम राजमहलों को देखेंगे। यहाँ से दूर तक अगर कोई दुश्मन आने की कोशिश कर रहा है तो उसको मारने के लिए तिरछा होल है गन फायर के लिए। इधर जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ से तोपें, इस जगह पर तोपें लगती थी जैसे आगे लगी हुई है उस तरफ, और यहाँ से दूर तक लगभग 1 किलोमीटर दुश्मन अगर दूर है तो तोप से मार दिया जाता था। राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी किले में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी तोप नजर नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी तोपें जो दूसरी लगी हुई है वो आपको सब जगह देखने को मिलेगी, अष्ट धातु की, पंच धातु की, लोहे की, सब। लेकिन इसमें 20 गोलियां एक साथ चलती है गन की तरह। तो ये छोटी तोप है, उसको घुमा घुमा करके सामने अगर उनका फौजी जो है, जो दस्ता है, उनका जो लश्कर है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मारने के लिए 20 गोलियां एक साथ चलती थी इस तोप से। तो इसको घुमा घुमा करके और सामने भीड़ के ऊपर फायर किया जाता था। तो ये एक अलग और नायाब तोप है जो आपके सामने है। हम जिस जगह पर अभी हैं ये महाराज साहब का राज्याभिषेक वाला कक्ष है जिसको कहते हैं श्रृंगार चौक। जो सामने मार्बल की कुर्सी है, इस कुर्सी के ऊपर महाराज साहब का राज्याभिषेक होता। जब राज्याभिषेक होता है कुर्सी के ऊपर महाराजा स्वयं, और सामने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उस जमाने में राज परिवार के जो लोग थे, जिसमें महाराजा के जागीरदार लेफ्ट साइड में भाइयों के वंशज और राइट साइड में बेटों के वंशज, यहाँ सब बैठते थे जब राज्याभिषेक होता था। और ऊपर वाला ये पूरा जो सेक्शन पत्थर के ऊपर जो नक्काशी की हुई है, ये पूरा का पूरा सेक्शन लेडीज सेक्शन है जिसको कहते हैं जनानी जोड़ी। अगर इन जालियों के पीछे कोई महिलाएं हैं वो हमको देख सकती है, हम उनको नहीं देख सकते। और यज्ञ, हवन, शादियां, राज्याभिषेक पति पत्नी का दोनों का साथ में होता है, नहीं तो अधूरा माना जाता है। जब राज्याभिषेक होता, यहाँ महाराजा विराजते थे
और ऊपर पहली जो बंद खिड़की है उसके पीछे की तरफ उनकी पटरानी के लिए कुर्सी लगती, उनकी साड़ी या चुनरी के पल्लू के साथ मौली बंदी रहती, लास्ट जाली में छेद है उसमें से वो मौली नीचे आती, जो इनका कनेक्शन साथ में रहता। इस तरह पति पत्नी का दोनों का मंत्रोच्चार के बीच में एक साथ राज्याभिषेक होता था। अब अपन शुरू करते हैं इस किले का म्यूजियम, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो राज्याभिषेक है इस कुर्सी के ऊपर वो वर्तमान महाराजा गज सिंह जी का 1952 में, जब उनके फादर महाराजा हनुमंत सिंह जी देवलोक हो जाते हैं प्लेन क्रैश में, तब इनका राज्याभिषेक हुआ। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे। म्यूजियम की पहली जो गैलरी है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उस वक्त में युद्ध में जो प्रस्थान करते थे उसमें सबसे अग्रिम जो पंक्ति है उसमें पैदल होते थे, पीछे घोड़े, ऊंट और हाथी जो सबसे पावरफुल होते थे। तो हाथियों के ऊपर रखने के लिए ये होदा है। तो इसमें आगे की तरफ हाथी के गर्दन के ऊपर, इधर जो आप देख रहे हैं हाथी की गर्दन के ऊपर जो हाथी को कंट्रोल करता था वो महावत है। ये ऊपर रखी हुई एलिफेंट सीट जो सामने है, सीट में आगे की तरफ महाराजा बैठते थे और पीछे जो उनके जस्ट नीचे जो सीट है पीछे वाली, वहां पर बैठते थे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर। महाराजा के पास बहुत सारे हाथी रहते थे। उन सभी हाथियों को उनके नेचर के हिसाब से यूज लिया जाता। जैसे सबसे गुस्से वाला हाथी है उसको डेली शराब पिलाई जाती थी। सुंदर यंग एलिफेंट है उसके ऊपर महाराजा बैठते थे। सबसे शर्मीला हाथी रानियों की सवारी के लिए काम में आता। सबसे तेज दौड़ने वाला हाथी शिकार जब जाते थे उस टाइम काम में लेते, और सबसे आलसी हाथी सामान ढोने के लिए काम में आते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की एलिफेंट सीट है। ये सिल्वर के ऊपर गोल्ड पॉलिश, जोधपुर महाराज साहब जोधपुर से बाहर जाते तब यूज लेते थे। अब आप देखिएगा कि एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट सीट को किस तरीके से बांधा जाता है। 3 चेन होती थी, एक गर्दन के नीचे से, एक पीठ के नीचे से, एक पूंछ के नीचे से। तो ये हाथी है और इस हाथी के ऊपर होदा रखा हुआ है जिसमें एक अपनी महारानी के साथ में आगे और पीछे दोनों दासियां हैं, मावत के रूप में भी, और पीछे हवा चल रही है वो भी दासी है। इसी तरह ये दूसरी जो सीट है ये सॉलिड चांदी की है। युद्ध में जब जाते थे तब काम में लेते थे। जोधपुर के एक महाराजा थे जसवंत सिंह, जिनसे औरंगजेब स्वयं खौफ खाता था। महाराजा जसवंत सिंह जी ने उस जमाने में अफगानिस्तान कैप्चर किया और उनकी डेथ भी अफगानिस्तान में ही हुई। मुगल बादशाह शाहजहां ने उसके पहले 100 घोड़े और एक हाथी के साथ 18 दिसंबर 1657 में ये जो होदा है महाराजा जसवंत सिंह जी को गिफ्ट किया गया। ये चांदी का बना हुआ सॉलिड। इधर जो एलिफेंट सेट शिकार जब जाते थे उस टाइम यूज लेते थे, या एलिफेंट पोलो जब खेलते थे उस टाइम यूज लेते। मंदिर जाने के लिए, राज परिवार के मेहमानों के लिए, सामान ढोने के लिए। आखिरी जो सीट है शिकार, पिकनिक, तीर्थ यात्राओं के लिए, युद्ध के लिए, जब रानियां उनके साथ में प्रस्थान करती थी तो ये महारानियों के लिए इसको पूरा प्रदेश से ढका जाता। ऊपर आप देख रहे हैं लगभग 200 साल पुराना वेलवेट के ऊपर पूरा चांदी की जरी का काम किया हुआ है। बेहतरीन जो वर्क है, पूरा हैंड वर्क है जो इसमें है। म्यूजियम की सेकंड गैलरी में हम लोग देख रहे हैं पालकियां। पालकी हमेशा लंबी दूरी की यात्रा के लिए काम में नहीं आती। कम दूरी की यात्रा के लिए पालकियां और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एलिफेंट सीट यानी होदे काम में आते थे। तो पहली जो पालकी है इस पालकी का नाम है पिंजस। हिंदुस्तान में मुगल्स आने के बाद में इस तरह की पालकियां शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले हमारे यहाँ पर्दा प्रथा का सिस्टम नहीं था। तो इस पालकी के अंदर बैठकर इस जाली से महारानी बाहर वाले लोगों को देख सकती, बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिखता। तो ये खूबसूरत पालकी महारानी के लिए है पिंजस। दूसरी जो पालकी है ये सिंपल पालकी है। उनके मंदिर में पूजा करने वाले पंडित जी आप जैसे, तो उनको लेने के लिए ये पालकी उनके घर तक जाती थी। मंदिर में मंदिर के पुजारी जी जो है उनकी पालकी है। तीसरी जो पालकी है इस पालकी को महाराजा के गुरु के लिए काम में लिया जाता। इस पालकी में कुर्सी के ऊपर महाराजा के गुरु बैठते थे और नीचे उनके पैरों में जो जगह है वहाँ पंखा लेकर के महाराजा स्वयं बैठते थे। तो ये गुरु के लिए है। चौथी सॉलिड जो चांदी की बनी हुई पालकी है, पालकी का नाम है रजत खासा। रजत का मतलब होता है सिल्वर, खासा का मतलब
इस पूरी गैलरी में जितनी पालकियां रखी हुई है उनमें सबसे खास पालकी है, चांदी की बनी हुई है। इस पालकी को हिंदू फेस्टिवल के टाइम में, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, गणेश चतुर्थी के दिन इस पालकी को यूज लिया जाता था। जो पालकी आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत पालकी में गोल्ड का बहुत ही बेहतरीन काम है। अंदर इसमें श्री कृष्ण की पेंटिंग है। अर्ली 19th सेंचुरी की 200 साल पुरानी पालकी राजकुमारियों की शादी में यूज आती थी। इस पालकी को कहते हैं डोली। जिस तरह से आजकल लाल बत्ती की गाड़ी मंत्री लोगों को लेने जाती, उस वक्त में इस तरह की पालकियां जाती थी। मारवाड़ में 3 कैटेगरी के जागीरदार होते थे। पहले जागीरदार वो थे जिनको कहते हैं सिरायत, और वो 9 थे। उनको लेने के लिए महाराजा की तरफ से हाथी जाते थे। दूसरी जो कैटेगरी के जागीरदार है, उनको लेने के लिए पालकी जाती थी। तीसरी कैटेगरी के जो जागीरदार है, उनको लेने के लिए घोड़ा जाता था। तो हाथी, पालकी और घोड़ा, ये अलग अलग सम्मान जिनको मिले हुए रहते थे, उनके हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको लेने के लिए जाया करते थे। ये लास्ट जो पालकी है, इस पालकी का नाम है तामझाम, और ये पालकी यूज आती थी छोटे बच्चों के लिए, राजकुमारों इत्यादि के लिए। अभी हम लोग जिस महल के अंदर हैं, ये महल है दौलत खाना। मारवाड़ स्टेट का खजाना रखा जाता था। दौलत खाना जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया। अजीत सिंह जी के पुत्र थे महाराजा अभय सिंह। 1730 में उन्होंने गुजरात के ऊपर अटैक किया और सर बुलंद खान को युद्ध में हराकर वहां से खूब सारा सोना, चांदी और वहां की खूब सारी तोपें, इवन अहमदाबाद के किले के दरवाजे उतार कर ले आए। और वहां से जो नायाब चीजें लेकर आए, उसमें एक पालकी भी है जो लकड़ी की बनी हुई है और गोल्ड का काम है इसमें। पालकी का नाम है महाडोल। और अलग अलग ठिकाने के प्रतिनिधि उस वक्त में जो साथ में थे, यानी ठिकाने के ठाकुर जो उस युद्ध में मौजूद थे, जिस किसी को जो चीज हाथ लगी वो वहां से लेकर आए। और उसमें बड़ुंदा और निम्बाज के जो ठाकुर साहब थे, सर बुलंद खान की 2 खूबसूरत बेटियां थी, उनको वो उठाकर लेकर आए। एक निम्बाज ठाकुर साहब के पास रही और दूसरी बड़ुंदा ठाकुर साहब के पास, और लंबे टाइम तक उसमें डरी और भी कई ठिकाने हैं जो जिनके शस्त्र जो कुछ हाथ लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहमदाबाद के किले के दरवाजे उतार कर ले आए। ये किले के दरवाजे मेहरान गेट के जयपुर पे मेन गेट पर जो दरवाजे लगे हुए अभी, वो अहमदाबाद से जीत कर लाए दरवाजे हैं। और दूसरे दरवाजे कोड़ू पाबूजी महाराज का जो स्थान है, उस जगह पर वहां आज भी लगे हुए हैं वो अहमदाबाद वाले दरवाजे, जो युद्ध का प्रतीक, युद्ध में जीत का प्रतीक है। ये तोरण है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई। उसमें तोरण नाम का राक्षस अपनी राक्षसों की पूरी फौज लेकर पार्वती जी से शादी करने पहुंच जाता है। भगवान शिव और तोरण राक्षस में युद्ध होता है। उसमें भगवान शंकर तोरण को मार देते हैं। क्योंकि वो शिव भक्त होता है, इसलिए मारने से पहले उसको वरदान दिया कि शास्त्रों की रीति के अनुसार अगर शादी होगी तो सबसे पहले तुझे याद किया जाएगा। इसलिए लड़की के घर के ऊपर मेन गेट पर तोरण लगाया जाता है। दूल्हा अपनी तलवार से 7 बार इसके ऊपर मारकर बोलता है तोरण मारा। तोरण जीत का प्रतीक। इस सेक्शन में बहुत सारे आर्म्स और वेपन्स देखेंगे। शस्त्रों में इस तरह की जितनी भी तलवार है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी की, इन तरह की जितनी भी तलवारें हैं वो सीधी तलवार होती थी, उसको कहते थे खांडा। इसके दोनों तरफ धार। इवन गुरु गोविंद सिंह जी की 2 तलवारें थी, तलवारों का नाम था मीरी पीरी। तो ये तलवार जो आप देख रहे हैं 2 धारू खांडा है, दोनों तरफ इसके धार है। हिंदू राजाओं के पास इस तरह की तलवारें हुआ करती थी। ये भी सेरेमोनियल सोर्ड है। जब उनके फंक्शन होते थे उस टाइम महाराज साहब के हाथ में जो तलवार होती वो वाली। पहले के टाइम में गिफ्ट देने का आदान प्रदान हुआ करता था। तो ये मुगल बादशाह अकबर की तलवार है। 1556 में जोधपुर महाराज साहब को गिफ्ट करी हुई तलवार है। ये तलवारें मुस्लिम स्टाइल की है, इसलिए इन तलवारों को कहते हैं शमशीर, जो आधे चांद जैसी आकृति की तलवार हुआ करती है। तलवार की मूठ के ऊपर बहुत ही बेहतरीन गोल्ड और सिल्वर का काम है। तो तलवार के अंदर की तरफ गोल्ड का कोफ्तागिरी का काम है, जो सबसे फेमस वर्क है। और इधर आप देखेंगे कांच के ऊपर सोने का काम किया हुआ है, इसको कहते हैं थेवा वर्क। ये हमारे सामने टेंट है। पुराने टाइम में जो टेंट हुआ करते थे
टेंट के अंदर जो कपड़े यूज आते हैं, जो पर्दे यूज आते हैं, उन पर्दे के अंदर जो वर्क किया हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत रेशमी धागों का बारीक हाथ का काम किया हुआ है। और ये जो टाइम पीरियड है लगभग 300 साल पर पुराना ये कर्टन। ये कॉस्मेटिक बॉक्स है, कॉस्मेटिक आइटम और ज्वेलरी इसके अंदर रखी जाती। इसमें बहुत ही खूबसूरत हाथी दांत का काम किया हुआ है। अंदर कंगे रखे हुए हैं, ये भी हाथी दांत के हैं। इसको खोला जाए तो पूरी की पूरी ज्वेलरी और कॉस्मेटिक आइटम इसमें आ सकते हैं। दोनों साइड में लकड़ी के जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं मुगदर, इंग्लिश में कहते हैं डबल्स। तो फ्री टाइम में महारानियाँ एक्सरसाइज करती थी फिटनेस के लिए, तो महारानियों के एक्सरसाइज के लिए। और इस तरह का ये हाथी दांत का काम राजस्थान में एक ही जगह पर होता था और वो है मेड़ता सिटी, मेड़ता। ये महाराज साहब का हुक्का है, एक एक महीन तार का खूबसूरत चांदी का काम किया हुआ है। जो हुक्का आप देख रहे हैं, हुक्के का चलन मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ। उसके पहले राजपूत लोग जो है हुक्का यूज नहीं लेते थे। ये चारों साइड में जो आप देख रहे हैं ये वाइन बोतल है। जैसा मैंने आपको बताया, केसर, कस्तूरी, जगमोहन और इस तरह की जो है 4 अलग अलग तरह की यहाँ जो है शराब की किस्में बनती थी, उसके लिए 4 ये बोतल्स है। लगभग 200 साल पुराना ये चोगा है, अर्ली 19th सेंचुरी का। और इस चोगे को देखकर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि राजा की बॉडी कैसी होती थी, क्योंकि कॉटन के ऊपर पूरा इसमें फाइन हैंड वर्क किया हुआ है। इस तरफ हैदराबाद के बने हुए हुक्का जो है, हुक्के के नीचे लगाने के ये बोल्स हैं, इसमें भी बहुत ही सुंदर चांदी का काम किया हुआ है। जो आप देखें हुक्के के बोल्स हैं। हमने उमेदोन के अंदर 2 गाड़ियां देखी थी, रोल्स रॉयस, एक सिल्वर प्लेटेड और दूसरी ब्लू। आप देख रहे हैं उस रोल्स रॉयस का हाथी दांत का बना हुआ मॉडल है ये दूसरी गाड़ी का मॉडल। इस तरफ जोधपुर रायकाबाग रेलवे स्टेशन का मॉडल है, ये भी आप देख रहे हैं पूरा हाथी दांत का बना हुआ है। ये 2 खूबसूरत ताले हैं। पहले ताले का वजन है 20 किलो, जो मेन गेट के ऊपर लगाया जाता था। चाबी का वजन है सिर्फ 3 किलो। दूसरा जो ताला है ये खजाने के लगाया जाता था। ताले का वजन है सिर्फ 4 किलो और चाबियां लगती है 4, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। 4 लोग जो होते थे जिनके पास 4 चाबियां होती, चारों लोगों के मिलने पर ही ये ताला खुलता था, जो खजाने के लगाया जाता। इस तरफ अपन कुछ कॉइन्स देख रहे हैं। मुगलों के टाइम में, राजपूत टाइम में, ब्रिटिश टाइम में किस तरह के कॉइन्स का चलन था, ये सारे कॉइन्स है। किस तरह की गोल्ड की गिन्नी हुआ करती थी, चांदी के किस तरह के सिक्के हुआ करते थे, आना, पाई, जो ये सब यहाँ रखे हुए हैं। अलग अलग राजाओं के टाइम में, मुगलों के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जो सिक्के चलन में थे। राजस्थान में होली के जस्ट बाद में चैत्र के महीने में पार्वती जी का रूप मानकर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा घर, अच्छा वर मिले, इसके लिए हम गणगौर का पूजन करते थे। गणगौर पार्वती जी का रूप है, तो गणगौर और ईश्वर दोनों की पूजा राजस्थान में सभी जगह पर होती है। लेकिन हमारे यहाँ गणगौर के दिन राव जोधा जी के बेटे राव सातल जी जो है, उस वक्त में मुस्लिम आक्रमणकारियों के, जो कि कुछ गणगौर की पूजा करके स्त्रियां जारी थी, उनको पकड़कर ले गए पीपाड़ के पास कोसाणा में, जोधपुर के राजा। और पकड़कर जो लेकर गए उसका नाम था ख्वाश का। तो इनसे युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो राजा गणगौर के दिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ओक है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ गणगौर की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा जोधपुर के अंदर नहीं होती। तो आप देखें चांदी की मूर्ति है और ज्वेलरी, इनको राजस्थान की पारंपरिक ज्वेलरी, जिस तरह की ज्वेलरी महारानियां खुद धारण करती थी, वही ज्वेलरी गणगौर माता जी को पहनाई हुई है। ये 2-3 जो हमारे सामने है, ये सुतुरनाल है। इस तरह की थोड़ी बड़ी साइज की थी, वो हाथी के ऊपर बांधी जाती। सुतुरनाल ऊंट के ऊपर घूम घूम करके लोगों के ऊपर, दुश्मन के ऊपर फायर किया जाता था। तो ये ऊंट के ऊपर रख करके फायर करने वाली, इनको तोड़दार बंदूक भी कहते हैं। अभी हम जिस कक्ष के अंदर हैं, उस जमाने में महाराजा साहब के दरबार के जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों के द्वारा 17, 18 और अर्ली 19th सेंचुरी में जो चित्र बनाए हैं, विभिन्न रजवाड़ों में अलग अलग शैली के चित्र बनते थे। तो यहाँ जो शैली है वो है मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ की चित्रांकन की जो शैली है, चित्रकार यहाँ बनाते थे और जो एक्सपर्ट है
वो देखकर ये बता सकते हैं कि ये चित्र कौन सी जगह का बना हुआ है, क्योंकि सब में बिल्कुल भिन्नता होती थी। इन चित्रों के अंदर जो कलर्स काम में लेते थे, आपके सामने ये विभिन्न रंग है और ये सब नेचुरल कलर्स हैं, क्योंकि अलग अलग रंग के पत्थर इकट्ठे किए जाते थे। हरे का नाम लिखा हुआ, हरा के लिए मालाकाइट और सफ़ेद के लिए खड़िया, लाल के लिए लाख, भूरी के लिए भूरे कलर की मिट्टी, और इसी तरह ये अलग अलग जो कलर है, ये आप देखें ऑरेंज कलर के लिए सिंदूर, और इस तरह से ये सारे कलर है। गोल्ड रियल यूज़ आता था, सिल्वर रियल यूज़ आता था। इन कलर्स के अंदर हीटेड गोंद डालते थे, गोंद है ये, इसको गर्म करके और ये डालते थे जो बिल्कुल पेपर के अंदर रच बस जाता। ये सारे ब्रशेस हैं। ब्रशेस खरगोश और गिलहरी की पूंछ के बाल निकाल करके उनसे ब्रश बनाए जाते थे। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ये पेपर जो है हैंडमेड होता था। 4-5 पेपर को इकट्ठा करके चिपका करके एक सिंगल पेपर बनाया जाता था। तो पेंसिल से पहले इसके ऊपर स्केच बनाते थे, उसके बाद में इसमें कलर भरे जाते थे। तो ये तो चित्र बनाने की विधि है। अब हम चित्र देखेंगे उस ज़माने के जो यहाँ डिस्प्ले है। पूर्व में मेहरानगढ़ के मुख्य द्वार के ऊपर जो चित्र देखा था, उसी चित्र को ओरिजिनल रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो चित्र है, दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, रामायण, महाभारत, राजाओं की बारात जाती हुई, होली, दिवाली, दशहरे को सेलिब्रेट करते हुए, संगीत सुनते हुए, इस तरह के चित्र बनते थे। तो ये जो चित्र है, ये शिव पुराण से संबंधित चित्र है। मूल चित्र आपको मैंने दिखाया, ये शिव जी नंदी के ऊपर है। ये आसपास सारे भूत प्रेत हैं। ये नारद मुनि है जो यहाँ पहुँच जाते हैं। पार्वती जी कंफ्यूज हो जाती है। फिर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी आकर के पार्वती जी को समझाते हैं कि तुम ध्यान लगा कर देखो शिव कौन है। उसके बाद फिर जो है इनकी दोनों की वरमाला होती है, जिसमें दोनों शादी करते हैं। भगवान शिव, तोरण दस्तूर होता है और लास्ट में इनके फेरे करवाते हैं स्वयं ब्रह्मा जी। तो शिव जी पार्वती जी बैठे हैं और ब्रह्मा जी फेरे करवा रहे हैं। ये ओरिजिनल पेंटिंग 200 साल पुरानी है जो आपके सामने है। इसी तरह दूसरी सारी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं इसी तरह की है, अलग अलग विषय है उनमें। तो ये सारे चित्र जो आप देख रहे हैं अलग अलग स्टाइल के चित्र हैं। औरंगजेब के टाइम में लगभग 300 आर्टिस्ट को औरंगजेब ने मरवा दिया, क्योंकि इस्लाम में इस टाइप की पेंटिंग चित्र जो है कुरान के अगेंस्ट है। बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी जान बचा करके यहाँ आए। उसमें एक आर्टिस्ट था साइबुद्दीन। ये सारी जो पेंटिंग है श्री कृष्ण की रासलीला की पेंटिंग है। मुस्लिम आर्टिस्ट साइबुद्दीन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग। मिनिएचर जो पेंटिंग्स है उसमें हमारे सामने 200 साल पुरानी एक और पेंटिंग है। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी है अपनी महारानी के साथ में, और उनकी जो महारानी है उनको ड्रिंक्स ऑफर कर रही है, जो उस वक्त में बेस्ट क्वालिटी की, बिना साइड इफ़ेक्ट वाली, मेडिसिन के तौर पर यूज़ आने वाली जो ड्रिंक्स है। आप देखें पेंटिंग में कितना खूबसूरत गोल्ड का काम किया हुआ है जो नज़र आ रहा है। ऊपर छतबंदी में भी पूरा सोने का काम किया हुआ है। तो 200 ईयर्स ओल्ड है और इतनी डिटेल है जो शायद बिना चश्मे के देख भी नहीं सकते। तो बिना चश्मे के उस ज़माने में उन्होंने कैसे बनाई होगी। इसी तरह सावन के महीने में महाराजा अपनी महारानी के साथ झूला झूलते हुए और दासी उनको झूला झूला रही है। ये भी 200 ईयर्स ओल्ड है। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी की पेंटिंग है। इस पूरे मेहरानगढ़ में अगर कोई सबसे खूबसूरत महल है तो ये फूल महल है। फूल महल में आप देखेंगे उसकी सीलिंग के ऊपर पूरा सोने का काम किया हुआ है, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने 1730 में गुजरात के ऊपर अटैक किया और अहमद शाह के जो सर बुलंद खान को युद्ध में हरा कर और वहाँ से खूब सारा सोना जीत कर लेकर आए। उसमें से थोड़ा सा सोना इन्होंने इसकी सीलिंग के ऊपर लगवाया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कुछ राजाओं के चित्र हैं, राजकुमारों के चित्र है। इसके साथ देवी देवताओं के भी चित्र है। नाम भी लिखा हुआ है कि कौन से राजकुमार, कौन से राजा का चित्र है। इसी के साथ नीचे किनारी के ऊपर जो पेंटिंग है वो राग रागिनी की पेंटिंग है। 6 राग और 30 रागिनी होती है, 36 राग रागिनी होती है। 100 साल पुराना कारपेट है। तो दरबारी नृत्यांगनाएं, दरबारी गायिकाएं उनके लिए नाच गाना पेश करती। महाराजा उनके गेस्ट यहाँ पर देखने सुनने का लुत्फ उठाते। तो किले का ये सबसे सुंदर महल, और इस महल में ठीक सामने की तरफ मारवाड़ का फ्लैग है, पचरंगा। एक एक कलर का मतलब
उमेद भवन पैलेस में आपको बताया था 5 कलर का जोधपुर स्टेट का रॉयल एम्बलम है। इसके अलावा जालियों के अंदर लाल, नीले, पीले, हरे शीशे जो दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ किसी की तरह की कोई लाइट नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट, जिससे ऐसा लगता है कि पीछे कोई लाइट हो। बेल्जियम से लाया गया, एक एक कांच को छोटे छोटे रूप में उसको काट करके और जाली के अंदर फिट कर दिया गया। तो ये फूल महल है जो युद्ध के बाद विश्राम के क्षण इस जगह पर बिताते। उनकी दरबारी नृत्यांगनाएं, दरबारी गायिकाएं उनके लिए नाच गाना पेश करती, जिसको महाराजा और उनके मेहमान यहाँ पर देखने सुनने का लुत्फ उठाते थे। इस सेक्शन में हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं शस्त्रागार में तलवारों से। ये जितनी भी तलवारें आप देख रहे हैं, ये कोई भी शादी ब्याह में यूज लेने वाली तलवारें नहीं है, सेरेमोनियल सोर्ड नहीं है। ये सारी की सारी के लिए काम में आने वाली तलवारें हैं, इसलिए इतनी हैवी तलवार है। कई बार तलवार का वजन 15-15 किलो तक हुआ करता था। तो इन तलवारों में तलवार जिनकी है उनका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे ये महाराजा बखत सिंह जी की तलवार है जो आप देख रहे हैं, ये राव जोधा जी की तलवार है, तलवार के पीछे लिखा हुआ है। ये महाराजा गज सिंह जी प्रथम जो शाहजहां के समकालीन हुए, उनकी तलवार है। और तलवार की अगर मोटाई देखें तो कई बार लगभग आधा 1-1 इंच तक की मोटाई होती थी। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि दुश्मन घोड़े के ऊपर बैठा हुआ अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मन को घोड़े सहित काट दिया। तो चित्तौड़ के इतिहास में एक उदाहरण है कि जयमल मेड़तिया के एक ब्रदर ईश्वर दास जी थे, उन्होंने तलवार के एक ही वार से लगभग 200 हाथियों की सूंडें काट दी, जो हाथियों के सूंड के अंदर तलवार ली हुई थी और वो घोड़ों के पैर काटते हुए हाथी चल रहे थे। तो उन्होंने स्पीड के साथ जाकर के बिजली की तरह और उन सब हाथियों की सूंडें काट दी। वो तलवारें इसी तरह की हुआ करती थी। तो मारवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि मेड़ता में मराठों के और मारवाड़ के शासकों के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में डिबोइन नाम का एक फ्रेंच सेनापति था मराठों की तरफ से। तोपें जैसे ही मारवाड़ की फौज की तरफ करी तो उसी दौरान महेश दास जी जो आसोप के ठाकुर साहब थे, अपने तलवार के एक ही वार से स्पीड के साथ हवा की तरह दौड़ते हुए जैसे ही तोप के ऊपर आग लगाने के लिए उस बत्ती को तोप के ऊपर लगाना शुरू किया, उसके पहले ठाकुर महेश दास जी ने अपनी तलवार के एक ही वार से तोप को काट दिया। ऐसा डिबोइन जो फ्रेंच सेनापति है, उन्होंने अपने स्वयं के लिखे हुए इतिहास में ये लिखा है। तो ये सारी तलवारें युद्ध की तलवारें हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। इसी में ब्रिटिश टाइम की एक तलवार है। इस तलवार के साथ पिस्टल अटैच है, तलवार भी है, तलवार के साथ पिस्टल अटैच है। ये ब्रिटिश टाइम की स्वॉर्ड है। इन्हीं सभी अलग अलग तलवारों में आखिर में जब अपन आते हैं तो मारवाड़ के वो ग्रेट रूलर अमर सिंह राठौड़, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के बड़े भाई नागौर के शासक रहे अमर सिंह राठौड़, उनकी ये तलवार है। इधर 15 साल के बच्चों को के लिए ट्रेनिंग में भेजा जाता था। उस टाइम उनके पहनने के लिए ये कमर के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट और बैक साइड के लिए एज ए हेलमेट यूज आता। लोहे के ऊपर पूरा सोने का काम है। तो ये आर्मर जो है उनके लिए, और वो दोनों तरफ ढाल है तलवार का वॉर बचाने के लिए। इधर जितनी भी तलवारें हमारे सामने हैं, ये सारी की सारी मुस्लिम स्टाइल की तलवारें हैं। मुसलमानों की जितनी भी तलवारें, जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया कि बैंड हुआ करती थी और उस तलवार को कहते हैं शमशीर। इन तलवारों में अरबी और फारसी में कुरान की आयतें खुदी भी है, जो आप देख रहे हैं इस तरफ और इधर भी। इन सब के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड्स है, वो है डेगर्स, लेकिन इनकी अलग अलग कैटेगरी है। इधर वाले जो आप देख रहे हैं ये सब खंजर है। अगर 30-40 फीट की दूरी पर अगर दुश्मन है तो निशाना लगाकर फेंका जाता, और फेंकने वाले की ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। कई बार कटार पेट में घुसी और पीठ में आर पार हो गई, बाहर निकल गई। तो इस तरह की वो कटारें जिसमें हाथी दांत का काम किया हुआ है, ये कैटेगरी है कटार की खंजर। ये वाली है आमने सामने की वार के लिए यूज आने वाली। इसमें 2 पेच है कटार के साथ, और ये पेट में मारी जाती और खींचकर बाहर निकालने से कैंची की तरह खुल जाती थी, लाइक दिस। मुगल कारखाने की बनी हुई सबसे पहले जो है मुगल्स लेकर आए। हालांकि बारूद
और अलग तरह की तोपें महाराणा कुंभा के टाइम में पहले भी यूज आई है, लेकिन ये सारी गोल्ड वर्क की हुई, इसको कहते हैं लाम चढ़। शिकार जब जाते थे, आखेट के लिए जब जाते उस टाइम यूज लेते। इस गन से फायर नहीं होता, ये सिर्फ आवाज के लिए है। आगे भोंकू आप देख रहे हैं, ये जो है इसको तीर के साथ बांधकर निशाना लगाकर छोड़ा जाता। तीर नहीं लगता, लेकिन ये सीधा दुश्मन के पेट में घुसता, इसलिए इसको कहते हैं तुक्का। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। सुबह के टाइम में जब घूमने जाते थे उस टाइम ये छड़ी यूज लेते, इसके साथ गुप्ती है। ये वाला पार्ट इसके ऊपर की तरफ छुपाया हुआ शस्त्र है, 2 in 1। इधर 3 चीजें है, छुरा है, पिस्तौल है और गुप्ती है। ये वाला पार्ट इसके नीचे, तो ये सारे अलग अलग शस्त्र हैं। तो इस तरफ ये भाले हैं। शिकार जब जाते थे उस टाइम यूज लेते। राजा अगर घोड़े पे है, दुश्मन अगर हाथी के ऊपर है, तो इस तरह की ये जो है यूज आते थे भाले। और इन भालों में आप देखेंगे ऊपर की तरफ पॉइजन लगा रहता। कई बार राजा अगर है घोड़े पे और दुश्मन हाथी के ऊपर है, तो उनको मारने के लिए इस तरह के भाले यूज आते थे। ये खूबसूरत जो महल है, ये जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम है। इस शयन कक्ष का नाम है तखत विलास। नीचे फ्लोर के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है। हमको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई कारपेट है, लेकिन कारपेट की डिजाइन पेंटिंग रूप में है। सीलिंग आप देखें तो सीलिंग लकड़ी की बनी हुई है, और उसके ऊपर जो बोल्स लगे हुए हैं, ये क्रिस्टल बोल्स अर्ली 19th सेंचुरी में बेल्जियम से आए। नीचे दीपक और मोमबत्तियां जलाने से कलरफुल लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। पेंटिंग में जितने सब्जेक्ट है, शिकार, राग रागिनी, राजाओं की बारात, होली, दिवाली, दशहरे को सेलिब्रेट करते हुए, संगीत सुनते हुए, देवी देवताओं की पेंटिंग, महिषासुर मर्दिनी की पेंटिंग, सभी की सभी पेंटिंग इस महल के अंदर है। कई अंग्रेज लेडीज पतंग उड़ाती हुई, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम की बात है, वो भी इसके अंदर है। और सामने महाराजा का जो छोटा सा बेड आप देख रहे हैं, उसके ऊपर एक पंखा है। आगे जो है एक छोटा स्पेस है, वहाँ पर एक आदमी बैठता, उसके हाथ में पंखे की रस्सी होती, रस्सी खींचता जिससे पंखा चलता। तो यहाँ फ्री टाइम में वो लोग चौपड़ खेलते। और जोधपुर की हिस्ट्री में महाराजा तखत सिंह जी की सबसे ज़्यादा महारानियाँ थी। कारण ये था कि महाराजा तखत सिंह जी गुजरात के ईडर से जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने उनको एडोप्ट किया, गोद लिया। तो ईडर से जब आए, राजस्थान के जितने भी छोटे बड़े जो रजवाड़े ठिकाने थे, उन सब लोगों ने पॉलिटिकल संबंध स्थापित करने के लिए महाराजा तखत सिंह जी के साथ अपनी बहनों और बेटियों की शादियां करी। तो नहीं चाहते हुए भी अपने राज्य के हित के लिए उनको इतनी शादियां करनी पड़ी। ये है तखत विलास का और महाराजा तखत सिंह जी का इतिहास। हम लोग अभी ये सामने नीले कलर के जो मकान आपको दिख रहे हैं, ये ब्रह्मपुरी एरिया है। और यहाँ पर एक वेद जी है, उनकी हवेली है। उन वेद जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महाराजा उमेश सिंह जी के समकालीन हुए। वेद जी पहली बात तो पारंगत थे अपनी विद्या में, दूसरी चीज उनको इष्ट भी था। तो जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह जी को किसी ने आकर बताया कि रामेश्वर जी बोड़ा करके एक बहुत ही फेमस वेद है, जो नब्ज देखकर ये बता सकते हैं कि आपने बेसन क्यों खाया, आपने छाछ क्यों पी। तो महाराजा उमेश सिंह जी ने उनको बुलाया पैलेस में, और बुला करके और वेद जी को निवेदन किया कि वेद जी, मेरी जो महारानी है वो पिछले काफ़ी वक्त से बीमार है, और आप उनका हाथ पकड़ करके तो देख नहीं सकते राजसी मर्यादा के अनुसार, तो आप कैसे चेक करेंगे कि उनको क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा पर्दे के उस तरफ आपके महारानी साहिबा को बिठा दीजिएगा, और एक सूत का एक जो धागा है उनके लेफ्ट साइड के हाथ के बांध करके बाहर वो धागा मुझे लाकर दे दीजिए, उससे ये मैं बता दूंगा कि इनको क्या बीमारी है। तो धागा जैसे ही महाराजा उमेश सिंह जी को मजाक सूझी, उन्होंने महारानी साहिब को तो उस तरफ बिठाया नहीं, लेकिन अपने पालतू एक कुतिया थी उसको बैठा करके और उसके पैर के आगे वाले पैर के बांध करके वो धागा वेद जी को दे दिया। वेद जी ने काफी देर तक कान के लगाया धागा, फिर उन्होंने कहा हुक्म क्षमा चाहता हूँ, आपने अगर महारानी साहब मान ही लिया है तो इनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ठीक 1 महीने बाद में आपके इन महारानी साहब के 6 बच्चे होंगे। तो ठीक 1 महीने बाद में उस कुतिया को 6 बच्चे हुए। महाराजा उमेश सिंह जी ने वेद जी को बुला करके पैलेस में और राजवेद की उपाधि के साथ हवेली इत्यादि केस रोकड़ कई चीजें उनको दी। ऐसा इतिहास में दर्ज है।
तो उस वक्त में इस तरह के जितने भी वेद हुआ करते थे जो आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का इलाज करते, नब्ज देख करके और प्रॉपर उनको बता देंगे इनको क्या बीमारी है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है, जो आजकल नहीं है। क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स दुनिया भर के कमीशन के चक्कर में जो है टेस्ट करवा देते हैं, लेकिन उस टेस्ट में आता कुछ नहीं है। ये उनको खुद को ही पता है। उस वक्त में इस तरह के वेद जो है वो पैसे वैसे के चक्कर में काम नहीं करते थे, बल्कि बहुत ही पारंगत एक्सपर्ट होते थे जिनका काम, इसलिए उनको भगवान के तौर पर माना जाता है। ऐसा ये किस्सा है। राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट है, इस क्राफ्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लकड़ी के ऊपर जो क्राफ्ट है उसमें बाड़मेर, मेड़ता, सोजत, ये सब चीज़ें फेमस है। इस दरवाजे में आप देखेंगे जो कि लगभग 250 से 300 साल पुराना है। इसमें लकड़ी के ऊपर पूरा हाथी दांत का काम किया हुआ है। हाथी दांत के एक एक पीस को तराश करके और लकड़ी के अंदर जड़ दिया गया। इस तरह का काम मेड़ता में होता था, हाथी दांत का काम। दूसरा सोजत के अंदर खिड़कियां जो बनती थी उसके अंदर पूरा हैंड पेंटेड है। ये लाख की पेंटिंग है, जिसकी चूड़ियां बनती है वो लाख यूज ली गई है इन पेंटिंग्स में। अगर आप देखें तो ये लाख की पेंटिंग की खिड़कियां हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है लकड़ी के अंदर खुदाई। लकड़ी के अंदर खुदाई का काम करके और उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश किया गया, महीन कार्विंग की गई है। ये जनाना महलों में दरवाजे लगे हुए रहते हैं। महारानियां अगर पीछे खड़ी है, बाहर से कौन जा रहा है उसको देख कर पहचान सकते हैं, लेकिन पीछे कौन खड़ा है दिखाई नहीं देता। तो ये दरवाजा लकड़ी के ऊपर कार्विंग करके गोल्ड पॉलिश किया गया है। ये बाड़मेर का दरवाजा है। बाकी जितने भी मेन गेट है जो कि बहुत मजबूत लोहे से जड़े हुए दरवाजे होते थे, बहुत ही मजबूत दरवाजा है। कई बार इन दरवाजों को हाथी भी नहीं तोड़ सकते। नीचे पोड़ों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, तो ये जनानी डोडी और मर्दानी डोडी के दरवाजे ये भी इतने मजबूत हैं, लकड़ी के ऊपर लोहे से जड़े हुए दरवाजे हैं। जिस पेंटिंग के आगे मैं खड़ा हूँ, राजस्थान के सबसे वीर महाराणा प्रताप के जैसे वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए बिता दी। नीतिवान, कूटनीतिज्ञ, वीर शिरोमणि, चरित्रवान, और इनके साथ ही दुर्गादास में जो गुण थे वो थे स्वामी भक्त। इनके जैसा कोई नहीं हुआ। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी जब देवलोक हो जाते हैं, उनकी 2 महारानियों को छोड़ करके बाकी सभी की सभी सती हो जाती है। उन 2 महारानियां जो कि गर्भ से होती है, उसमें एक महारानी ने अपना पेट काटकर 7 महीने के बच्चे को अपने वफादार सेनापति दुर्गादास जी को दिया, और आगे वही बच्चा है जिसको 21 साल तक औरंगजेब से छुपाकर जंगल में बड़ा किया गया। जिस जगह पर ये लोग खाना बना रहे हैं वो एक शमशान घाट का सीन है, जहां पर डेथ बॉडी को जलाकर लोग चले गए। उस आग के अंदर इन्होंने बाटियां सेक करके खाई। तो ये बच्चा आगे जाकर के बड़े होने के बाद जोधपुर के महाराजा बनते हैं। बच्चे का नाम है अजीत सिंह। दुर्गादास जी हमेशा अपने पास में 2 तलवारें रखते, क्योंकि दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो अपनी खुद की तलवार उनको देकर के और उनके साथ युद्ध लड़ा जाता, यानी नी हत्थे के ऊपर वॉर नहीं करना। ये जो पेंटिंग आपके समक्ष है, ये A.H. मुलर नाम के जर्मन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जिसमें उनका निर्वासित जीवन आप देख रहे हैं। मेहरानगढ़ का ये जो महल है, इतिहास में इसको बिचला महल या झांकी महल कहते हैं। ये दोनों तरफ जो महल है, जनानी और मर्दानी डोडी के बीच की ये गैलरी है। बिचले महल में आप देख रहे हैं इस तरफ संगीत के प्रोग्राम होते थे। नीचे जो चौक है इसका नाम है दौलत खाना चौक। तो दौलत खाने चौक में इन जालियों और झरोकों से महारानियां देखने सुनने का लुत्फ उठाती। तो उस तरफ राजा का राज्याभिषेक होता, जहाँ पर महारानियां देखती थी वो राज्याभिषेक। आगे से जब अपन चलेंगे दिखाएंगे। और अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब बच्चों के पालने हैं। सबसे आगे रखा हुआ पालना सबसे पुराना है, जिसको दासियां हाथ से चलाती, और सबसे लास्ट वाला पालना है जो लेटेस्ट है, प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी का इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने वाला पालना है, जो अभी अपन देखेंगे। ये जो पालना है 1948 में जब प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी का जन्म हुआ, PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने ये झूला अपने हाथ से बना करके, और महाराजा हनुमंत सिंह जी जो कि प्रेजेंट महाराजा के फादर, उनको गिफ्ट किया, जिनका फोटो सामने लगा हुआ है।
सबसे ऊपर रणबंका राठौड़ करके जोधपुर रॉयल फैमिली का सिंबल है। उसके बाद महाराजा हनुमंत सिंह जी की फोटो है नीचे, जो प्रेजेंट महाराजा के फादर। और इसमें इस तरह की चेन जो है वो इन कड़ों के साथ में जो झूले की दो तरफ कड़ियां लगी हुई है, इनमें बांधकर लेडीज के हाथ में हैंग किया जाता और स्विच ऑन करते ही लेडीज के दोनों हैंड ऐसे मूव करते थे। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने वाला प्रेजेंट महाराजा का झूला है। हमारे सामने दीवान का ऑफिस है और इसमें नीचे मुनीम बैठते थे। स्टेट की जो इनकम है जो अलग अलग परगनों से यहाँ आती थी और उसका जो खर्च है वो सारा इन बही खातों में लिखा जाता। नीचे महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र है, उसमें 10,000 ओरिजिनल जो है बहियाँ पड़ी हुई है। उन बहियों के अंदर जिन जिन राजाओं ने और रानियों ने जो निर्माण कार्य करवाए हैं उसमें कारीगरों को डेली का कितना पैसा दिया जाता था, गजदर को कितना पैसा दिया गया है, ठेकेदार दूसरे जितने भी है उनको कितने पैसे दिए गए हैं और कितनी कहाँ से खरीद हुई है, पत्थर कितने का आया, चूना कितने का आया, ये एक एक डिटेल आने पाई समेत इन बहियों में लिखा हुआ है। एक पूरी सीरीज है जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड से लेकर के और उनके पहले के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट से शुरू होकर के, तो बही का नाम है कमठारी विगत। कुएं, बावड़ियाँ, जालरे, मंदिर, महल जो बने उसमें कितनी लागत आई, कितनी मजदूरी प्रदान की गई, ये 10,000 बहियों में कमठारी विगत पहली सीरीज है। दूसरी जो सीरीज है वो है जवार खानारी बहियाँ। रानियों के पास में जो ज्वेलरी जो रिपेयर हुई है, जो नई खरीदी है, हीरे कहाँ से आते, गोल्ड कहाँ से, चांदी कहाँ से, क्या मेकिंग, कुंदन का काम किस तरह का हुआ, जड़ाऊ कैसे काम होता था, इस सब की ब्यौरा उसमें मिलता है। तीसरी जो सीरीज है रसोड़ खानेरी बही, किचन में जो खर्च होता था, कहाँ से ड्राई फ्रूट्स आते, कहाँ से मसाले आते, कौन से फेस्टिवल के टाइम में क्या जीवन बना है, ये सारी डिटेल जो है वो रसोड़ खानेरी बही है। चौथी जो कैटेगरी है वो है फौज खर्च की बहियाँ। युद्ध जो होता था, हथियार कहाँ से आते, बारूद कहाँ से आता, तलवारें कहाँ से आती, कितनी तोपें खरीदी गई, जो फौज खर्च की बहियाँ है उसमें ये डिटेल है। और पांचवी जो कैटेगरी है और वो है कपड़ा रे कोठारी बही। कपड़े किस तरह के हुआ करते थे, कपड़ों में वर्क किस तरह का हुआ करता था, कहाँ से कपड़ा आता था और किस तरह का कपड़ा उस वक्त में प्रचलन में था, सापे किस तरह के बांधे जाते थे, इसकी पूरी की पूरी डिटेल इन बहियों में लिखी हुई है जो यहाँ सामने रखी हुई है। ये दरबार खास कॉन्फ्रेंस हॉल था। वॉर से पहले जो इमरजेंसी इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें रणनीति तय की जाती, सिंहासन के ऊपर महाराजा साहब स्वयं, दूसरी सभी सीट्स के ऊपर नंबर 1 कैटेगरी के मंत्री लोग बैठते थे। सीलिंग पूरी कांच की है, लकड़ी के फ्रेम में है, फ्रेम के ऊपर गोल्ड पॉलिश है, रंगीन शीशे जो यूरोपियन स्टाइल के हैं, बेल्जियम से आए। और इसमें खास बात यह है, इसमें जो झरोके आप देख रहे हैं, प्रत्येक झरोकों के पीछे की तरफ उनकी महारानियों के लिए कुर्सियां लगती, मीटिंग सुनती और उनको महाराजा की तरफ से लगता कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है तो वो दासियों के थ्रू अपना डिसीजन भी दे सकती थी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये आज से नहीं है, उस टाइम में भी ऐसा ही था। चारों तरफ जो स्पेस है इनमें दीपक और मोमबत्तियां रखी जाती जिनसे ये छत चमकती थी। तो 400 साल पुराना 1595 में बना हुआ ये दरबार खास कॉन्फ्रेंस हॉल जो महाराजा सूर सिंह जी के द्वारा बनवाया गया, नाम है मोती महल। ये जो कक्ष है मेहरानगढ़ के सबसे पुराने जो महल है उसमें से एक ये कक्ष है। जो चारों तरफ आप महल देख रहे हैं ये रणिवास है। रणिवास का मतलब जितनी भी राज परिवार की जो महिलाएं हैं इन्हीं महलों के अंदर रहती थी और यहाँ रह कर के बहुत सारी ऐसी महारानियाँ हैं, उन्होंने साहित्य की रचना करी। वो साहित्य अजर अमर है, कई पुस्तकों के रूप में है और उनके द्वारा जो साहित्य रचित किया गया वो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में अभी भी रखे हुए हैं, जिसमें महाराजा मानसिंह जी की 5वीं महारानी बटियाणी जो गोठड़ा ठिकाने से थी नागौर में, उनकी 3री महारानी जो कि तीजा माजी के नाम से फेमस थे वो जाखरण की थी। और भी कई रानियां थी जिन्होंने साहित्य की रचना करी। उनकी पासवानों पड़दायितों में एक उनकी महाराजा मानसिंह जी की सुख सेज राय नाम की एक पासवान थी
बीकानेर आर्काइव्स में उसके द्वारा लिखा हुआ एक प्रेम पत्र है, जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा लंबा चौड़ा प्रेम पत्र, जिसमें जो अलंकार उन्होंने यूज लिए हैं वो मेरे ख्याल से किसी भी लेटर में इस तरह के नहीं है। वो साहित्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है। तो मेरे कहने का मतलब, इन महल में राज परिवार की सारी महिलाएं रहती। ये जनाना कक्ष है। यहाँ एक हिंदी मूवी हम साथ साथ की शूटिंग भी हुई। हमारे हिवड़े में नाचे मोर गाना इसी जगह का था। लेकिन दरअसल ये होली चौक है। बीच में आप देखेंगे तो ये मार्बल का जो स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर रंग का बड़ा बर्तन रखा जाता। इस पे रंग का बड़ा बर्तन रखा जाता। तांबे और पीतल की बड़ी बड़ी पिचकारियां होती। एक पिचकारी में 1 से लेकर 3 लीटर रंग आता। तो इस कक्ष में महाराजा अपनी महारानियों के साथ में होली खेलते थे, इसलिए इसका नाम है होली चौक। अभी किले के आखिरी सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये सबसे प्राचीन सेक्शन था जिसमें राज परिवार की महिलाएं रहती थी। इसके पूर्व में अपन ने जो वीडियो बनाया उसी के साथ जुड़ा हुआ ये जनाना कक्ष है, जो रानियों के लिए था। और जितनी भी राज परिवार की महिलाएं हैं वो सारी इन्हीं महलों में रहती थी। पूरे राजस्थान में कहीं पर भी हम जाएंगे, पत्थर के ऊपर इस तरह की नक्काशी अपन को देखने को नहीं मिलेगी। इस किले में लगभग 322 टाइप की जालियां हैं। एक भी जाली की डिजाइन दूसरी जाली से नहीं मिलती। यही इस आर्ट की पहचान है। देश विदेश से जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं इसी को देखने आते हैं, इसी कार्विंग को, जिसमें किसी तरह की कोई मशीन का काम नहीं है, बल्कि छेनी और हथौड़े से उन्होंने ये जादुई जो काम है वो इन महलों की जालियों जरोकों में उकेरा है। तो अब हम लोग इससे आगे की तरफ नीचे प्रस्थान करेंगे। अभी अपन ऊपर है। राजमहलों में प्रवेश के लिए आखिरी जो दरवाजा है वो है लोहा पोल, जो अभी अपन जाएंगे तो देखेंगे। यहाँ तक अगर दुश्मन पहुँच जाते हैं, उनको रोकने के लिए 3-4 जगह है। वहाँ से पत्थर फेंके जाते थे, गन से फायर करके, तोपों से उनको रोक दिया जाता। लेकिन बाई चांस यहाँ तक अगर दुश्मन पहुँच जाते तो दोनों तरफ जो स्पेस है वहाँ से गर्म तेल और पानी करके दुश्मन के ऊपर डाला जाता। ये जो बड़े बर्तन हैं इनमें गर्म तेल और पानी होता था। फिर भी क्योंकि चींटियों की दल की तरह दुश्मन एक साथ झुंड का झुंड आता, जो इस पानी से बच जाते, फिर वो आगे पहुंचने की कोशिश करते। अंदर महलों में बैठी हुई महारानियां अपने इस देव से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मैंने सच्चे और मन से अगर भक्ति करी है, पति को परमेश्वर माना है अगर मैंने, तो आप हमारी रक्षा करें। तो ये मधुमक्खियों के छत्ते जो है, उनमें से मधुमक्खियां उनके ऊपर काल बन करके और दुश्मन के ऊपर मधुमक्खियां टूट पड़ती थी। चित्तौड़, सिवाना, जालोर, मेड़ता, नागौर, इन सभी किलों में इतने बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते थे और वो देवी रूप में झुंड के झुंड दुश्मनों के उनके ऊपर उन रानियों के आहन करने पर ये मधुमक्खियां उनके ऊपर टूट पड़ती थी, जो आप देख रहे हैं यहाँ। तो इस तरफ दोनों साइड में जो हाथ के निशान आप देख रहे हैं, आक्रमणकारियों के टाइम में जब इस किले के ऊपर अटैक हुए, राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। रानियां पीछे अपने पति के डेथ बॉडी के साथ में 16 श्रृंगार करके अपने शरीर के ऊपर पहनी हुई सारी ज्वेलरी ब्राह्मणों को दान करते हुए यहाँ इस जगह पर पहुँचने पर सिंदूर से, मेहंदी से भरे हुए हाथ लगाकर अपनी स्मृतियाँ छोड़ जाती। दोनों तरफ जो हाथ है उन महारानियों के हैं जो अपने पति के साथ अपनी खुद की इच्छा से सती हुई है। उस जमाने में बिना डिग्री वाले आर्किटेक्ट होते थे। वो जो दरवाजे बनाते थे एकदम टर्न करके ही बनाते। यहाँ पर अगर आज के आर्किटेक्ट आज के होते तो वो दरवाज़ा यहाँ बनाते। अगर यहाँ दरवाज़ा है तो स्पीड से टल्ली हाथी आकर के उस दरवाजे को तोड़ सकता था, लेकिन एलिफेंट जैसे ही टर्न करता उस एलिफेंट की स्पीड कम हो जाती और सामने दरवाजों के ऊपर जो भाले लगे हुए हैं ये एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए है। तो आप देख रहे हैं टर्न करते ही ये दरवाज़ा बनाया गया ताकि एलिफेंट तोड़ नहीं सके। और ये छोटा सा स्पेस जो है बहुत कम है एलिफेंट को के लिए दरवाज़ा तोड़ने के लिए, इसलिए दरवाज़ा नहीं टूटता, बल्कि वो हाथी वापस टर्न करके उन्हीं की फौज को कुचलते हुए निकल जाता जिनका खुद का हाथी होता।